आप साइकोलॉजी की तरफ बढ़ी, क्या इंस्पायर करा आपको ये डाइवर्स करियर शिफ्ट जो था? ये इतना आसान नहीं था एक्चुअली। तो बियॉन्ड बाउंड्रीज ये थॉट आपको कैसे आया और क्या रीजन था कि आपने ये नाम सोचा? ऐसी एक कंपनी का नाम रखना चाहती हूँ जहाँ पर कोई कन्फाइनमेंट ना। 15 साल में आपकी उपलब्धियां और चुनौतियां किस प्रकार थी? तो कुछ पर्सनल चुनौतियां थी और कुछ प्रोफेशनल। किसी को भी हिप्नोटाइज करके, जैसा हमने टीवी पे देखा है, रामास को देखा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हिप्नोथेरेपी इज यूज्ड मेनली फॉर ट्रॉमा हीलिंग। Does it mean whenever I look towards left, this means I am thinking something upwards? जरूर उसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ उन्हें पनिश करता है, तो क्या उनके लिए भी कुछ रिहेबिलिटेशन टाइप कुछ होना चाहिए, कुछ ऐसी थेरेपी होनी चाहिए जो उनके माइंडसेट को, उनके इंटेंट को ठीक कर सके? आप कैसे सोचती हैं इस बारे में? देखिए, मेरा मानना है कि जो मैं करना चाहती हूँ वो ये है कि आई वांट टू हील रेप विक्टिम्स। तो आज का सोशल मीडिया एक हेल्दी रिलेशनशिप के लव एंड रिस्पेक्ट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? मेरे हिसाब से आजकल अगर आपको किसी को भी जानना हो, आपके सवाल तक तो मैं आ रही हूँ, लेकिन अगर आपको किसी को भी जानना हो अच्छी तरीके से, उसका फोन देख लीजिए। इतना आसानी से ये वर्ड यूज हो जाता है, डिप्रेशन बहुत भारी भरकम चीज होती है। आप लो फील करने को डिप्रेशन नहीं कह सकते। सो फिंगरप्रिंट एनालिसिस से हम 55% ऑफ योर जेनेटिक ब्रेन कैसे काम करता है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत मक्कड़। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा शो व्यूज एंड न्यूज पॉडकास्ट में। आज बात करेंगे एक नए चेहरे की, एक नई कहानी की, एक ऐसी जर्नी की जो 27 साल पहले शुरू हुई एक सॉफ्टवेयर रिक्रूटमेंट्स के साथ, और कई साल सॉफ्टवेयर रिक्रूटमेंट्स करने के बाद, जी हाँ, मिस शिवानी शर्मा हमारे बीच हैं। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। 15 साल उन्होंने दिए ब्यूटी इंडस्ट्री को और एक पायनियर साबित हुई नेल इंडस्ट्री में, और उसके बाद उनका इंटरेस्ट जागा साइकोलॉजी में, रिलेशनशिप और काउंसलिंग थेरेपीज में, और ना जाने कितनी टेक्निक्स के साथ कितने सारे रिलेशंस को आज समझा रही हैं, काउंसलिंग कर रही हैं, टीच कर रही हैं, मेंटर कर रही हैं, और ज्यादा जानते हैं उनसे ही उनकी जवानी। तो कैसे आपने ये तय किया सॉफ्टवेयर रिक्रूटमेंट्स करते हुए कि आपको एकदम से ब्यूटी इंडस्ट्री में आ गए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विक्रांत फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत आभारी हूँ आपके, आपने यहाँ हमें इनवाइट किया। ये सवाल बहुत बार मुझसे पूछा जाता है। तो जब जैसे कि हर इंसान अपनी करियर की शुरुआत करता है, तो मैंने भी एक कंपनी थी, उसका नाम था मोबिलिंक, और वहाँ से मैंने अपने करियर की शुरुआत करी आफ्टर ग्रेजुएशन एंड ऑल ऑफ दैट, जैसे कि सभी बच्चे करते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर रिक्रूटमेंट के दौरान ही, उस वक्त मुझे इतना पता नहीं था कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में मैं काफी अच्छी हूँ, ऐसा मुझे नहीं पता था। जैसे आजकल काफी बच्चों को नहीं पता होता कि उनकी एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है। तो वो मैंने किया और मैंने काफी साल किया, और तब मेरी शादी भी हो गई और मेरी बेटी भी हो गई। और उसके बाद में वो इतना स्ट्रेसफुल काम हो गया, मतलब इतनी ट्रैवलिंग हो गई कि फिर बच्चे के साथ संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक सबैटिकल ले लेते हैं। और तो सबैटिकल ले लिया। अब नेल्स की ऐसी, अब वो लंबी कहानी हो जाएगी, तो शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि कुछ ऐसा हुआ कि आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड विद नेल्स, क्योंकि मेरे खुद के नेल्स बहुत मतलब वीक हैं और बढ़ते नहीं है जल्दी एंड ऑल दैट। सो देयर वाज अ फ्रेंड विजिटिंग फ्रॉम अब्रॉड एंड शी वांटेड टू गो टू अ नेल सैलून, एंड आई ऑलवेज हैड दिस एंटरप्रेन्योर स्ट्रीक इन मी। मतलब जो बिजनेस करने की एक वो होती है एक्यूमेन, वो शुरू से थी, वो यहाँ आके टैप हुई, आप ऐसे कैसे। तो व्हेन शी केम, तो कोई नेल सैलून नहीं था उनके, मतलब उनके नेल्स खराब हो गए थे, वो ऑस्ट्रेलिया से आई थी, उनको ठीक कराने थे, कुछ था ही। तो मैंने कहा, मैं हमेशा मानती हूँ कि एवरी ऑब्स्टिकल इज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ चेंज। ऐसा दाइसाको एकदा भी कहते हैं इन बुद्धिज्म, उन्हीं की लाइन है। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है to create this. And then I was also studying the market trend, because Facebook was very new and people were posting on Facebook and they were
becoming very fashion conscious, So I said this is a good opportunity to tap. तो मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, कुछ अच्छे लोग मिल गए और हमने अपनी पढ़ाई नेल की स्टार्ट करी, और नेल की पढ़ाई स्टार्ट करने के साथ फिर उसको समझा किया। फिर हिंदुस्तान का तीसरा नेल सलॉन मेरा था, 2 बॉम्बे में थे, बहुत छोटे छोटे से, तीसरा चौथा दोनों मेरा था। और यही एम्बियंस मॉल में और साउथ पॉइंट मॉल में, और काफी साल चला। उसके बाद पहले ही साल के अंदर वी डिड अ गुड बिजनेस, एंड देन आफ्टर दैट वी वेंट इनटू डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्ट। सो सारे सैलून ओनर्स जो हमारे कंपेटिटर्स होते थे वो हमारे दोस्त बन गए, और फिर हमने बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चलाया, और वो कंपनी अभी भी है, बाकायदा चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है, एंड वी एक्चुअली बिकेम द बिगेस्ट इन नेल्स। अब इसमें भी एक चीज, क्योंकि ऑल द विमेन, ये विमेन सेंट्रिक बिजनेस है, राइट, ओनर्स भी ज्यादातर विमेन होते हैं। आप देखते हैं नेल सैलून अलग से होता है, एक होता है पूरा सैलून, एक होता है नेल सैलून। तो वो नेल सैलून औरतें चला रही हैं। उस समय नेल की जब इंडस्ट्री ही नहीं थी, तो आप सोचिए कि कहाँ से लेबर आएगी और कहाँ से प्रोडक्ट आएगा और कहाँ से लोग आएंगे जो करना चाहें। तो वहां पर भी मुझे काउंसलिंग करने की जरूरत पड़ी। I had to convince them also to change their career. For example, जैसे मैंने अपना करियर छोड़ा सॉफ्टवेयर रिक्रूटमेंट का, वैसे ही कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फुल टाइम काम कर रहा है, तो उसको मतलब चेंज करना है। एयर होस्टेस है, बहुत हाई स्ट्रेसफुल जॉब है, फैमिली नहीं चल पा रही है उसके साथ, तो उनको करना है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोफेशनल्स, सबको काउंसिल करना पड़ा। एंड आई ऑलवेज हैड दिस इंटरेस्ट इन साइकोलॉजी, सो मैं साइड बाय साइड अपने सारे सर्टिफिकेशंस पूरे करती जा रही थी। जितने सर्टिफिकेशन मैं पूरे करती जा रही थी, उतनी सक्सेसफुल मैं कन्विंसिंग में हो रही थी, काउंसलिंग में हो रही थी। लेडीज आके सारी प्रॉब्लम्स बतानी, समझानी, शेयर करनी, और फिर उनको हैंडल करना। सो आई सेड दिस इज वेरी वेरी गुड, एंड आई थिंक आई एम रियली बॉर्न फॉर दिस, बिकॉज पीपल यूज्ड टू टेल मी दैट कि आप बहुत अच्छे से समझाती हैं, बहुत अच्छे से। तो मैंने कहा चलो, सो बस ऐसे। तो ऑब्स्टिकल में अपॉर्चुनिटी बात समझ में आती है, लेकिन अब जब हम बात फर्दर गोइंग की करते हैं, जब आप ब्यूटी इंडस्ट्री में 15 इयर्स दे चुकी थी, 2 ऐसे सलून जो शायद 3rd and 4th थे इंडिया के नेल इंडस्ट्री की अगर बात करें, और मॉल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं गुड़गांव, उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल एम्बियंस में आपका सलून था। फिर एक करियर शिफ्ट, ये कैसे एकदम से आया? क्योंकि पहले की अगर हम बात करें, जब आपने रिक्रूटमेंट से आप इस चीज में आए ब्यूटी इंडस्ट्री में, तो ऑब्स्टिकल अपॉर्चुनिटी मुझे मोटिवेटिंग लगा आपका, लेकिन फिर से एक डाइवर्स करियर शिफ्ट। हाँ, इसे बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, और ये इतना आसान नहीं था। और बात सच की हो रही है यहाँ, तो सच ही बोलेंगे कि the company reached a very high pinnacle. We were the leaders in nails. Yes, I mean there was nobody जो हमारे आस पास भी मतलब हमें छू भी सके। मतलब नेल में quintessential nail is your nails and that's it. लेकिन अब यही कहते हैं कि कर्व बॉल फेंकते हैं भगवान, एंड उनको पता है कि आपको कहाँ जाना है और आप किस चीज में सबसे ज्यादा शाइन करेंगे। तो वो हमें नहीं पता, हम बहुत प्लानिंग करते हैं, तो लेकिन उसके हिसाब से चीजें नहीं होती। इन अबाउट 2016 देयर वर सम शिफ्ट्स, माय माइंड स्टार्टेड शिफ्टिंग अ लॉट टुवर्ड्स माय सर्टिफिकेशंस, माय स्टडीज, माय प्रैक्टिस, आई स्टार्टेड डूइंग। तो हमारी जो सैलून इंडस्ट्री है वो मंडे ट्यूसडे को काम करती है, क्योंकि सैलून्स फ्री होते हैं और हम प्रोडक्शन साइड पे थे। सैटरडे संडेज हम फ्री होते, तो सैटरडे संडेज आई स्टार्टेड implementing those therapies that I had learned, hypnotherapy and NLP and what जो मैं कर रही थी। एक सडन ना माइंड शिफ्ट होने लग गया, कि पता नहीं वो माइंड शिफ्ट हुआ, और फिर कहते हैं ना जैसे मैनिफेस्टेशन, आप कभी सबकॉन्शियसली कर लें। बहुत कुछ नए पार्टनर्स आ गए, कुछ वो रिफ्ट भी होने लग गई। तो जिस तरीके से मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी वो उस तरीके से नहीं चली। एंड मुझे कभी भी, आपको मैं बताऊं विक्रांत, आप हैरान होंगे सुन के, एज अ यंगस्टर, मतलब इन माई mid-30s, आई नेवर थॉट कि मैं कभी समझ पाऊंगी कि फेलियर इज इम्पोर्टेंट।
मुझे ये समझ में ही नहीं आता था कि फेलियर इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है, मतलब फेलियर किसको चाहिए. सो आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट केम टू माय रियलाइजेशन that I'm somewhere I'm not able to fit myself with the new people that have come inside the company and the way they want to drive the company, and I was the founder, so it was not working like that. And then from 2016 ये भी एक पैरेलल चलने लग गया. 2019 I made up my mind. तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने कोविड में स्विच किया, पर मैंने कोविड में स्विच नहीं किया. मैंने 2019 में ही आई हैड मेड अप माय माइंड कि अब ये नहीं होगा. एंड रियल जॉय came with what I'm doing today. That was a high. अभी you said during my young days when I was in mid 30s. Yes. आप तो ब्यूटी इंडस्ट्री की पायनियर हैं, आप तो अभी भी मिड 30s लगती हैं. अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू, दैट्स अ वेरी नाइस कॉम्प्लीमेंट. अब जब हम बात साइकोलॉजी की तरफ आगे बढ़ाते हैं, आपने जब एक और करियर शिफ्ट करा साइकोलॉजी की तरफ जी, तो आपने अपनी इस इंडस्ट्री में अपनी फर्म का नाम रखा लाइफ बियॉन्ड बाउंड्रीज जी. तो बियॉन्ड बाउंड्रीज ये थॉट आपको कैसे आया और क्या रीजन था कि आपने ये नाम सोचा? बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि, तो मैं पहले तो एक श्रेय अपनी अपनी सहेली किरण को देना चाहूंगी. जब भी वो ये देखें, हमेशा देती हूँ, हर फोरम में देती हूँ, कि हम एक बात कर रहे थे एक दिन और उन्होंने कहा, मैंने उनको बोला कि मैं ऐसी एक कंपनी का नाम रखना चाहती हूँ जहां पर कोई कन्फाइनमेंट ना, मतलब कोई दायरा ना हो, कोई लिमिटेशन ना. मैंने खुद 3 करियर शिफ्ट किए हैं. एक तो चलो बाय डिफॉल्ट हो गया था. You wanted to fly high. Yes, and I wanted to spread my wings and I wanted everybody to spread their wings. You know, हम अपनी जीवन में इतने सारे रोल निभाते हैं. हम सिर्फ एक पिता तो नहीं है, या सिर्फ एक पति नहीं है, या सिर्फ एक भाई नहीं है, या सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर नहीं है. हम कितने सारे रोल, हम सारे रोल इकट्ठे निभाते हैं. तो हम एक साथ 2 या 3 चीजें क्यों नहीं कर सकते? एक जो हमारी लाइवलीहुड हो, एक जो हमारा पैशन हो. तो उस थॉट से तो उन्होंने ये नाम एकदम से ऐसे सोचा. कहते हैं लाइव्स. यस, माय फ्रेंड, शी इज, नेम इज किरण. शी इज आल्सो वेरी अकम्प्लिश्ड लाइफ कोच एंड ह्यूमन रिसोर्सेज में काम करती हैं वो. तो उन्होंने मुझे ये नाम सजेस्ट किया. एंड आप मानेंगे विक्रांत, ये 2016 की बात है. उन्होंने मुझे ये नाम बोला और हम ऐसे ही लंच पे बैठे हुए थे और मैंने उसी वक्त अपने जो हमारे नाम लॉक इन करते हैं उनको फोन किया और कहा ये नाम अभी लॉक इन करो, क्योंकि जब भी मैं ये काम करूंगी इसी नाम के अंडर करूंगी. रीजन ये है दैट योर लाइफ इज बियॉन्ड बाउंड्रीज. इट इज नॉट कन्फाइंड टू वन रिलेशनशिप, वन occupation. So you have been into beauty industry for 15 years. Yes. And you were very well established, accomplished. और थर्ड एंड फोर्थ सलून आपने खोला, आपने भी बताया. बट मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा. हर एक राइड, हर जर्नी, हर कहानी में कुछ उपलब्धियां होती हैं, कुछ चुनौतियां होती हैं. अगर मैं आपकी बात करूं तो उन 15 साल में आपकी उपलब्धियां और चुनौतियां किस प्रकार की? थैंक यू फॉर आस्किंग. ये कोई नहीं पूछता है. तो ये बहुत अच्छा सवाल है. तो कुछ पर्सनल चुनौतियां थी और कुछ प्रोफेशनल. पर्सनल ऐसे कि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे एंड मेरे हस्बैंड जो है वो मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, तो वो महीनों नहीं रहते. क्या पर्सनल चुनौती यही थी कि आपको भी पता है कि हम कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो बहुत टाइम देना पड़ता है. नाउ आई वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ सिंगल पेरेंट, आई मीन बच्चे भी देखने हैं और घर भी देखना है और काम भी देखना है और काम में बहुत. तो ये पर्सनल चुनौती तो ये थी कि आई हैड टू पुट इन 18 hours of work, 19 hours of work every day. पर्सनल उपलब्धि ये है कि मैंने कभी कोई पीटीएम, कभी कोई एनुअल फंक्शन, कभी कोई प्रोजेक्ट कभी मिस नहीं किया. सो आई थिंक मेरी पर्सनल, आई वॉज ऑलवेज प्रेजेंट. आई डोंट नो हाउ आई डिड इट, मुझे नहीं पता कैसे, बट कुछ भगवान की कृपा है. पर्सनल उपलब्धि ये भी कहूंगी कि मेरे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने साइलेंटली बहुत सपोर्ट किया. मतलब एक होता है सपोर्ट कि आप बगल में खड़े हैं और काम कर रहे हैं साथ में, एक होता है कि आप और प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर, आप कुछ और नहीं कर रहे बट आप प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर, डिफिकल्ट सिचुएशंस नहीं क्रिएट कर.
So that way, yes, professional तो So बहुत atmosphere चुनौती, all around was good. यस, बट चुनौती प्रोफेशनल बहुत थी, क्योंकि पहली बात तो इंडस्ट्री नहीं थी। बिकॉज अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि फेसबुक भी शायद उस टाइम नहीं था, और अगर जी। सोशल मीडिया नहीं नया था नया तो उस ब्यूटी इंडस्ट्री को आपने ऐसे दौर में जहाँ पे जी, शायद नेल आर्ट इतनी ज्यादा प्रेफरेबल थी या नहीं थी मुझे नहीं बिल्कुल भी पता, नहीं। क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है वो, जी उसमें आपने एकम्प्लिशमेंट की, और इंडिया के थर्ड और फोर्थ यूनिट को ओपन करना जहां ये नहीं पता कि आने वाला कल क्या है। बिल्कुल ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी, जी वैक्यूम था बहुत बड़ा, जी बट एक रस फैक्टर बहुत बड़ा था। जी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे कुछ अच्छे लोग मिले, लेकिन चुनौती सबसे बड़ी ये थी, वो अच्छे लोगों ने मुझे मतलब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करी, तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, दैट somebody was ready to invest in the idea। बट उससे नहीं होता, लेग वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने किसी से पैसा लिया तो उसका पैसा तो आपको वापस करना है। तो पॉइंट बीइंग कि सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो थी अवेयरनेस, जैसे आपने बोला, और दूसरा लेबर। जब कोई है ही नहीं तो ट्रेंड ही नहीं, तो ट्रेंड नहीं है तो नेल आर्ट करेगा कैसे? तो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। एंड सो आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पास जो लोग आते थे, हमने 2 लोग ट्रेन करवाए बाहर से, और 2 से हमने 4,000 4,500 बनाए। कैसे? तो एक दिन ऐसे ही सोच रही थी और गई सैलून में, तो मेरा एक हेयर ड्रेसर है, वो ही जैसे सबका ही होता है, मतलब एक उन्हीं से बाल कटवाने या जो भी। तो मोहन नाम है उनका, तो उनको मैंने बोला कि मोहन, मैं एक चीज ये शुरू कर रही हूँ और मुझे 15 बच्चे चाहिए जो ये काम सीखना चाहते हैं, और हम उनकी जॉब भी लगवा देंगे, क्योंकि हमें तो प्रोडक्ट बेचना था ना। तो प्रोडक्ट कौन खरीदेगा जब करने वाला ही कोई नहीं है? तो पहले तो वर्कफोर्स तैयार करनी है, और अवेयरनेस भी तभी आएगी जब लोग करवाएंगे, वरना तो आएगी। इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड, इट्स लाइक अ इकोसिस्टम। सो उन्होंने कैसे ना कैसे करके अपने जो उनकी फ्रेंड्स होते हैं और जो गांव से बच्चे आते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कुछ, तो उनको हमने पिक किया। विक्रांत, वी हैड 16 पीपल फॉर फ्री, वी ट्रेन देम, 10 of them ran away, 6 of them stayed। पुलिसिंग ज्यादा हो गया था, वायदे रहने में। दे जस्ट रैन अवे, उनको नहीं करना था अच्छा। सीखने के बाद जो भी है, आई मीन। लेकिन वो बहुत अच्छा पहला एक्सपीरियंस था। 6 लोग हमने प्लेस किए, उन 6 लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, उन्हीं 6 लोगों ने फिर और 15 लोग लेकर आए। तो आप मानोगे, गार्ड्स के बच्चे, घर में जो मेड्स काम करती हैं उनकी बेटियां, और वो खुद बहुत टैलेंटेड होती हैं, आप मतलब सोच भी नहीं सकते क्या टैलेंट है उनके अंदर। फिंगर डेक्सटेरिटी कहते हैं इसको, आगे जब हम बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी आपको। ये इनबॉर्न टैलेंट है, वो करे। और ऐसे ही करते 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 मतलब 4,500 इलिटरेट लोग। फाइनली वी रीच्ड अ पॉइंट वेयर every technician of mine was starting with a salary of 18,000 with accommodation, जो उनके सैलून ओनर्स उनको देते थे। तो आपने उस समय में अच्छा काम करा जब देश को शायद अनएम्प्लॉयमेंट खिल रही थी। जी, और बहुत मुझे लगता है मेरी कंपनी का, सिर्फ मेरा अकेले का नहीं, हम सब का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है। और डिग्निटी ऑफ लेबर, देखिए एक डिग्निटी भी होती है कि आप सिर्फ, आज आप देखिए यंगस्टर्स आर कॉलिंग देमसेल्फ नेल प्रेन्योर्स, यू नो। सो उसके लिए हमें स्किल मिनिस्टर से अवार्ड भी मिला था। और हमने भूटान गवर्नमेंट के साथ काम किया, हमने भूटान के बहुत बच्चों को ट्रेन किया, और हमने एशिया की सबसे लार्जेस्ट लाइव ट्रेनिंग एग्जीक्यूट करी थी, विच हैड over 300 students being trained live। So ऐसे बहुत सारी चीजें करी हैं। It was a beautiful journey for sure. It gave me the high, it gave me the ये सब करते करते जब आप डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, एक प्राउड फीलिंग आती है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं, है ना। उसको करते करते ऐसा क्या आपको चैलेंज आया जिससे कि आपका इंटरेस्ट जागा साइकोलॉजी की फील्ड में,
या फिर कोई आपका पर्सनल ऐसा इंस्टेंस था, या फिर ऐसा सोच लिया था कि इस नेल आर्ट को शट डाउन करना है तो कुछ नया करना है? नहीं, नेल आर्ट को शट डाउन जैसे मैंने कहा कि मैंने नहीं किया, मैं उसमें से एग्जिट कर, अच्छा, कंपनी वो अभी भी चल रही है, भगवान की दया से वो अभी भी कंपनी चल रही है और अभी भी काम हो रहा है। किस लेवल का हो रहा है आई एम रियली नॉट इन टच, लेकिन पर्सनल चैलेंज लाइक आई सेड द आइडियोलॉजीज जो होती हैं, मतलब मैं बड़ी बात नहीं बोलना चाहती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई रेजोनेट अ लॉट विद स्टीव जॉब्स, दैट यू नो उसकी खुद की कंपनी थी, उसने खुद ही बनाई और उसमें से उसको खुद ही निकाल दिया गया एंड देन ही बाउंस्ड बैक विद अ वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट एंड डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड ऑल ऑफ दैट। तो उस याद तरीके आती है का अभी खुद का बनाया हुआ कुछ था? मुझे तकलीफ नहीं होती, और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, शुरू में बहुत, yes, and you have to, you cannot stick to one thing, otherwise you just stop growing. I mean, that gave me money, it gave me fame, it gave me a lot of popularity, but जो एक तृप्ति होती है ना, एक इंटरनल तृप्ति जिसे कहते हैं, वो इस काम में मुझे मिलती है, बिकॉज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज आई गेट, they are so heart warming and overwhelming कि मतलब आपको और ना ग्राउंड कर देता है। लेकिन आप काउंसलिंग की और थेरेपीज की बात करते हैं जी तो उसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं जी। आप किस किस टेक्निक्स पे काम करती हैं? सो थोड़ा से टेक्निकल वर्ड्स है। डेफिनेटली। सो आई स्टार्टेड माय जर्नी विद हिप्नोथेरेपी। अच्छा, हाँ, लोग So, do उसको you do पास्ट लाइफ hypnotherapy? रिग्रेशन, सॉरी, डू यू डू हिप्नोथेरेपी? आई एम मास्टर हिप्नोथेरेपिस्ट, मेरी 2 साल की पढ़ाई, और इससे मैंने स्टार्ट किया था कि अब इसको कार्व करते हैं थोड़ा, जब मुझे ये ऐसा ज्ञात हुआ कि मुझे करना चाहिए ऐसा 2016 के तो हिप्नोथेरेपी से स्टार्ट किया था, विच आई एक्चुअली डिड इन 2011, मैं कर चुकी थी। एंड इसके बाद हिप्नोथेरेपी को लोग समझते हैं कि वो सिर्फ पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, ऐसा नहीं। हिप्नोथेरेपी इज अ वेरी वास्ट फील्ड, it is used very widely by a lot of even in criminal psychology it is used. हम किसी को भी हिप्नोटाइज करके, जैसे हमने टीवी पे देखा है, ड्रामास में देखा है, हिप्नोटाइज करते हैं, देयर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ हिप्नोटाइजिंग, तो हम क्या उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो। Hypnotherapy is used mainly for trauma healing, so it has a purpose. अब लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कहते हैं जाना है, तो बहुत लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि आप हमें बस एक्सपीरियंस करना है। मैं कि ये दिस इज नॉट अ प्लेग्राउंड, इसको ऐसे एक्सपीरियंस करने की चीज नहीं, यू हैव टू हैव सम ट्रिगर, वी विल टॉक फर्स्ट एंड देन वी फिगर आउट whether we want to do proper hypnotherapy or do we want to do NLP. So there is a short thing of now what is NLP here? Yeah, NLP is neuro linguistic programming. I call it the Maggie noodles of hypnosis. I'm sorry for the viewers if you don't like this term, for all the NLP people. No, I tell you, there will be many viewers जो beginners हैं या फिर इस फील्ड में खुद को देख रहे हैं जी, तो डेफिनेटली इस टर्मिनोलॉजी से तो अवेयर होंगे जी, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। I hope so. लेकिन so NLP is a short form, like you can use NLP on people जो कि पूरी hypnotherapy में नहीं जाना चाहते, पूरा ट्रांस में, कुछ लोग रेस्टलेस होते हैं, उनको नहीं, but mainly it is for trauma healing, any kind of trauma, physical trauma, weight gain, मतलब सडन वेट गेन, फिजिकल प्रॉब्लम्स जिनका कोई मेडिकल रीजन नहीं है, तो हिप्नोथेरेपी है, एनएलपी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हम यूज करते हैं, जब हमारे क्लाइंट को पता भी नहीं लगता, इट इज अ लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग, एक तरीका होता है। एंड ये सारे सर्टिफिकेशंस अगर आप समझा पाए। ओके, सो फॉर एग्जांपल आप कुछ भी बोलें कि मुझे कोई भी चीज बोलें कि आपको किसी चीज से डिस्कम्फर्ट है, फिर मैं आपको, या कोई भी ऐसी बात बोलें जो आपको लगता है कि कोई आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर, तो फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे पूछें कि आई डोंट नो व्हाई दैट पर्सन डजंट लाइक मी, सो अ सिंपल क्वेश्चन वुड बी टू यू, व्हाट मेक्स यू थिंक ही डजंट, if I ask you why he doesn't like you or why you feel like that, you will give a justification. आप सफाई देंगे उस चीज, लेकिन आप सोचेंगे,
आपका वो इमीडिएट रिप्लाई आ जाए। हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल व्हाट मेक्स यू थिंक, देन यू विल थिंक एंड टेल मी। सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल। Is it about to think differently? Yes, to say differently, to ask differently, so that your client is like motivated to answer after thinking, not just कि जो पहली चीज आ गई। हर इंसान के पास दिमाग है, सब सोचते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल Spontaneousness को थोड़ा सा हटाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इज देयर, और बहुत टाइप की होती है अलग अलग चीजों के लिए। फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप्स जो मैं करती हूँ, फैमिली थेरेपी जो मैं करती हूँ, तो उसमें भी ट्रेनिंग फैमिली थेरेपी, रिलेशनशिप थेरेपी, एंड आई एम अ काउंसलिंग थेरेपिस्ट। आई एम नॉट अ काउंसलर और अ थेरेपिस्ट, आई एम अ काउंसलिंग थेरेपिस्ट। So what exactly that term is? सो काउंसलिंग थेरेपिस्ट, जिसमें कि जो काउंसिल भी करे और थेरेपी भी करे। तो काउंसलिंग और थेरेपी में फर्क होता है। काउंसलिंग इज वेयर वी give you solutions to your problem. Okay. That Therapy is is to counseling. heal. Therapy is to heal. Yes, very nice. So counseling में क्या है कि I can deal with your problem and I can give you some suggestions and I can make sure कि आप कुछ exercises करें ही करें और आपका काम चल पड़ेगा, मतलब you will feel better and your work will also progress. Therapy counseling के बाद शुरू होती है। अच्छा. Therapy is deep work. So it's जहाँ hand पर in hand. sorry, It's hand in hand. I'm sorry, I can't. It's hand in hand. It's hand in hand, but not all counselors are therapists, Okay. and not all therapists are counselors. So it is completely different set of skill. Yes, absolutely different. मतलब बहुत कम काउंसलिंग थेरेपिस्ट होते हैं जो काउंसिल भी करेंगे और एक बार आपके वाइटल्स लेवल पे आ गए तो एक therapy- और हमने टर्म सुनी है, मे बी अ डिफरेंट टेक्निक ऑफ दिस व्हाट यू कॉल इट एज थेरेपी, उसमें माइक्रो एक्सप्रेशंस कुछ होते हैं और यूज होते हैं, तो उसके बारे में कुछ So I think this your viewers will enjoy very much, and I want to tell them that if you are in this profession, doing certification in micro expressions and body language will help so much. So मैं एक चीज ट्राई करूँ? अच्छा, मेरे साथ ही हाँ कर सकते क्यों हैं। नहीं, why not? तो आप मुझे ये बताइए कि आपको सबसे पहली आपको कभी कोई ट्रॉफी मिली है, और अगर मिली है तो कौन सी क्लास में, और आपकी टीचर का क्या नाम था? ट्रॉफी वो एक गेम की थी, उसके टीचर नहीं थे, बट हाँ क्योंकि वो एक गेम है तो हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर होते थे। तो हमारे स्कूल में 2-3 स्पोर्ट्स टीचर थे, और एक हमारे पंकज सर थे, शायद एक यादव सर थे। और ट्रॉफी मुझे मिली थी शायद 8th या 9th क्लास थी, तो वो चेस कंपटीशन होता था हमारा। तो उसमें चेस कंपटीशन में मैंने स्कूल में वो गेम जीता था, वो पर्टिकुलर कंपटीशन था। तो पहली बार मुझे ऐसा लगा था शायद मैं अच्छा खेलता हूँ, या फिर मुझे ऐसा लगा था कि मैं किसी कंपटीशन को जीत सकता हूँ। लवली। और पहना क्या था आपने? अब ये तो दिस इज वे बैक इन 98 और समथिंग, आई याद डोंट नो। करें। अभी 27 इयर्स पहले का कैसे क्या पहना था, कैसे याद करना है? ठीक है। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया मुझे। मैं भी बताती हूँ आपको। अब आप मुझे ये बताइए कि आज अगर आपको 5 साल पीछे जाके कुछ बदलना हो, सोच के जवाब दीजिए, तो क्या बदलना चाहेंगे? टेक हाफ अ सेकेंड। देखो, बदल सकते हैं तो न जाने क्या क्या बदल देंगे, बट क्या बदलना है ये भी थोड़ा डिसाइड से होना इसमें। अब जब आप ये बात कर रहे थे, जब मैंने आपको बोला ट्रॉफी, मैंने तो ऐसे ही अंधेरे में तीर मार, ठीक है? योर आई मूवमेंट वेंट टू द लेफ्ट अप, ओके, व्हिच मींस यू आर ट्राइंग टू रिमेंबर। मे बी When I asked you to think of something and change it, you started looking down and towards your right. ये एक एग्जाम्पल है माइक्रो एक्सप्रेशन में, that I can see what your eyes, with your face, with your nose, with your lips. So जो हमारे clients आते so हैं, does it mean whenever I look towards left, this means I'm thinking something upwards. and when I'm looking You're trying to towards remember. upwards and towards right, then I'm trying to. So if you're looking up towards your left, sometimes towards your right, but mostly towards your left, because left brain is memory.
So automatically eyes go there. They try to remember. Okay? When you want to deep dive and you want to think कि यार इसके बारे में क्या करूं, तो automatically your eyes will shift towards the down and right. Right is your emotional brain. So ये एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे। मैं तो कहूंगा कि एक ऐसी एक्टिविटी आपने की कि मुझे भी माइक्रो एक्सप्रेशन शायद थोड़े थोड़े समझ आने लगे। ना सिर्फ समझ आने, मुझे तो इंटरेस्ट जाग गया। एक सेशन मैं भी आपके साथ फिर कर सकता हूँ। जरूर। देखिए, उसके बाद आती है बॉडी लैंग्वेज। तो हमारे क्लाइंट्स, मैंने क्यों किया ये काम, ऑल्सो जब मैंने अपनी एनालिसिस करी, बहुत जितनी भी हम कोर्सेज करते पहले अपने ऊपर ही ट्राई, तो मुझे पता लगा कि मेरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी हाई। मतलब आई कैन रीड अ लॉट ऑफ स्टफ विच कम्स नेचुरली टू मी। सो ऐसे अब इसको बढ़ाना चाहिए। तो जब ढूंढते हैं तो बहुत पढ़ाई है, मतलब आप कितनी पढ़ाई कर लें इस फील्ड में कम है। जैसे डॉक्टर्स है, सारी जिंदगी पढ़ते हैं। तो मुझे ये एक चीज मिली, और ये एक यूरोपियन इंस्टीट्यूट है जहाँ से ये होता है, इट्स कॉल्ड पॉल एकमन। एंड वहाँ से मैंने 7 लेवल्स उनके क्लियर किए। समटाइम्स क्लाइंट्स want to be helped but they don't know how to speak, what to say। इतना कुछ चल रहा होता है कि हम समटाइम्स जब उनकी बॉडी लैंग्वेज फील कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उनसे सही सवाल पूछते हैं, तो उनको खुलने में आसानी होती है। सो दैट इज हाउ इट हेल्प्स माय थेरेपी। सो इट्स अ स्किल, इट्स अ टूल। और एक टेक्निक और है फिंगरप्रिंट एनालिसिस। सो डज इट मीन कि कुछ बायोमेट्रिक सॉर्ट ऑफ में हमने फिंगरप्रिंट देने हैं जी, और उससे कुछ हील करेंगे, या क्या चीज है? जी। सो आई जस्ट वांट टू से वन बिफोर आई एक्सप्लेन दिस, इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड, दैट ये जितनी भी चीजें आपने बोली, फिंगरप्रिंट एनालिस्ट, आई एम नॉट ओनली अ फिंगरप्रिंट एनालिस्ट, आई एम ऑल्सो फिंगरप्रिंट ट्रेनर। मैं पढ़ाती भी हूँ, हमारी कंपनी में डिप्लोमा कोर्सेज हैं इसके। अच्छा जी। तो क्या है, हिप्नोथेरेपी आपने बोला, एनएलपी आपने बोला, माइक्रो एक्सप्रेशन, सीबीटी, फिंगरप्रिंट एनालिसिस, और उसके आगे एडवर्सिटी क्वोशिएंट वो भी है। तो ये सारे क्या है ना, ये हमारे टूल्स हैं, ये हमारी मशीन्स हैं। आप जैसे डॉक्टर के टूल्स होते हैं, वो यूज करता है क्लाइंट को हेल्प करने के लिए, वैसे ही अलग अलग क्लाइंट्स पे अलग अलग चीजें अलग अलग टाइम पे यूज होती हैं। सब पे एक ही वन शू डज नॉट fit all. So we need to use that. Now, fingerprint analysis, yes, it is like a biometric, like you give this thing, but it is not palmistry. ये मैं व्यूअर्स को भी बोलना चाहती हूँ, ना तो ये palmistry है, ना ये एस्ट्रोलॉजी है, ना ये न्यूमरोलॉजी है, ये जेनेटिक साइंस ऑफ द ब्रेन है। Do you have interest in numerology also? I am developing interest in numerology, yes. And Very what much. is actually getting you towards that interest? See, again, to know more and to be able to approach the client in different ways. कहीं ये एक और कर्व बोल तो नहीं है? Sorry? कहीं ये एक और कर्व बोल तो नहीं है जैसा आपने पहले कहा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, कर्वबॉल नहीं है, because these are just all related to the same thing. So fingerprint analysis से हम 55% of your genetic brain कैसे काम करता है वो निकाल सकते। बच्चों के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि करियर सब्जेक्ट उनका एक्स्ट्रा करिकुलर, मतलब किस तरीके, हर बच्चा गाना तो नहीं है, बड़ा भाई गाना गाता है तो छोटे भाई को भी भेज दो, तो छोटे भाई का तो कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाएगा क्योंकि उसको तो आता नहीं। तो मतलब उसके लिए क्या बना, और फिर जो एरियाज में वो कम है उन्हें बढ़ाना कैसे, अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब ये जन्म पत्री से बेटर मैं कहती हूँ फिंगरप्रिंट मिला लो, पर्सनालिटी समझ लो। मतलब देयर इज अ साइंस और अ टेक्निक जिसमें हम फिंगरप्रिंट्स का स्कैन लेते हैं, फिर आप उसको एनालाइज करती हैं, फिर आप उसकी काउंसलिंग करती हैं कि आपका ब्रेन इस चीज में अच्छा है और ऐसे वर्क करेगा, तो आप उस चीज में स्किल डेवलपमेंट करके उसमें चीजों को अचीव कर सकते हैं। या फिर अगर अदरवाइज जाएंगे किसी और चीज में जाएंगे तो उसमें आप चैलेंजेस फेस करेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होगा। तो फिर तो हम अभी तय कर सकते हैं कि किसका बच्चा कौन सा कब विराट कोहली बनने वाला है। Why not? आपको पता है चाइना में ये स्टडी सबसे पहले यूज हुई थी जब चाइना ने ओलंपिक्स होस्ट किए थे। तो 10 साल पहले उन्होंने, ओलंपिक्स के पहले 10 साल पहले जब उनका अनाउंस हो गया कि उन्होंने होस्ट करना है,
तो उन्होंने, ये पहली कंट्री थी जिन्होंने सारे बच्चों की थ्रू आउट चाइना एनालिसिस कराई थी, और उसमें से उन्होंने पिक किए थे कि कौन जिम्नास्टिक, कौन सोलो स्पोर्ट, कौन टीम स्पोर्ट, कौन म्यूजिकल स्पोर्ट, सब में अलग अलग जाएंगे। और चाइना उस वक्त स्पोर्ट्स मैप ऑफ द वर्ल्ड में कहीं था ही नहीं। आज देखिए कहाँ है। ये फोरकास्ट करना कि कौन किस में अच्छा कर सकता है, जी। जो कि एस्ट्रोलॉजी नहीं है, न्यूमरोलॉजी नहीं, नहीं है, it is- एक साइंस है। और ये जेनेटिक है। आप देखिए, आपके कहीं ना कहीं आपके दादा, आपकी दादी, आपकी नानी नाना कोई उस चीज में होंगे, वो एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बात अलग है। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ यूनिक पर्सनैलिटी, यूनिक मोटिवेटर्स, यूनिक ट्रिगर्स, यू नो, किसको किस बात पे, स्पेशली फॉर कपल्स, ओ माय गॉड, इट इज लाइक अ, मतलब मैं कहती हूँ, आप जन्म, मैंने आपको बोला जन्म पत्री मिलाने से अच्छा है तो फिंगरप्रिंट मिला, उससे पर्सनालिटी बिहेवियर समझ में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो चीज नहीं है उसको बढ़ाना कैसे, क्योंकि 45% ऑफ द ब्रेन इज द लर्निंग ब्रेन। तो ऐसा नहीं है कि नहीं आता तो आ नहीं सकता, हाँ 100% नहीं आएगा लेकिन आ जाए। सो या दैट इज आल्सो मेंट। तो आज आप गुड़गांव में हैं जी और अकम्प्लिश्ड हैं, और अभी तो साइकोलॉजी पार्ट में भी अच्छा कर रही हैं। जी। अभी एक बहुत अच्छी आपने माइक्रो एक्सप्रेशन की एक्टिविटी हमारे साथ की, और फिंगरप्रिंट, मुझे तो ये टॉपिक बहुत अच्छा लग रहा है। जी। लेकिन इनिशियली यू आर फ्रॉम लखनऊ। यस, आई एम फ्रॉम लखनऊ। एंड लखनऊ की ऐसी कोई याद जो आज भी आपको इस मुकाम पे भूलती नहीं? मैं आपको बड़ी एक मजेदार बात बताती हूँ। हम सबके बचपन के दोस्त होते हैं। एक जो आपने बोला एकदम से मुझे याद, तो मेरी एक बहुत प्यारी सहेली आपने है। भी आपकी आईपी लेफ्ट गई थी? गई? आपने नोटिस किया? नहीं, आई एम आस्किंग। ये वॉलंटरी होता है, तो आई डोंट नो अगर गई हो तो, पर गई जरूर होगी। जस्ट मुझे लेट याद आया, मैंने पहले देखा नहीं। सो मेरी एक सहेली है, उनका नाम फराह है, और एक सहेली है, उनका नाम मनिका है, और वो दोनों मेरी बचपन की बहुत प्यारी सहेलियां हैं। तो अभी लखनऊ में है? फराह लखनऊ में है, और मनिका अब ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई है, आती रहती है मेरे पास ही रहती है। तो जब उन्हें पता लगा, ये बात मैं बिल्कुल भूल चुकी, तो जब उनको पता लगा कि मैं अब ये काम फुल टाइम करूंगी, अब वीकेंड वीकेंड पे नहीं सिर्फ होगा, फुल टाइम होगा, तो कहती है अब, हाँ, तो कहती है अब पहुंची हो तुम सही जगह। अच्छा। मैंने कहा, दोनों ने, मैंने कहा क्या मतलब? तो उन्होंने मुझे बोला कि जब मैं कॉलेज में थी, सुन के हंसी आई शायद आपको, हमारे दोस्त हमें अच्छे से जानते हैं। हाँ, मतलब मुझे ये बात याद नहीं, पर उन्हें ये बात याद है। कहते दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स लेके सारी लड़कियां हम लोग तुम्हारे पास आ जाती थी, और तुम आराम से बैठ के बोलती थी ठीक है, जिसका अच्छा टिफिन है खिलाओ, तब एडवाइस दूंगी। तो एक्चुअली मैं आपको बता रही हूँ, मुझे नहीं आती है बात, बट दे सेड यू हैव फाइनली रीच्ड होम, दीज वर देयर वर्ड्स। तो ऐसा एक, ये जो किस्सा आपने बोला, तो मेरे आंखों के सामने एकदम वो पिक्चर आ गई जो उन्होंने मुझे बताई कि तुम्हें याद नहीं है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो याद नहीं। तो आज आपके काउंसलिंग थेरेपिस्ट के सेशंस हैं, वो भी लंच पे चलते हैं या बड़ी बड़ी फीस पे चलते हैं? वेल, लेंथ पे चलते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जो नो, आई वाज आस्किंग कि वो लंच पे चलते हैं, लंच पे जैसा चलते आपकी हैं। फ्रेंड ने कहा था, अच्छा, ये बड़ी बड़ी फीस पे चलते हैं? बड़ी फीस पे तो बिल्कुल नहीं चलते, लंच पे कभी कभार चला लेती हूँ। लेकिन बड़ी फीस पे नहीं। मेरा ये मानना है विक्रांत, सीरियसली, कि हमारे देश में आबादी इतनी है, बाहर के देशों में पब्लिक हेल्थ के नाम पे काउंसलर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, और अगर बच्चों को या बड़ों को किसी को भी कोई तकलीफ है तो वो जाके कंसल्ट कर सकते हैं, दे डोंट हैव टू पे, उनको पैसे नहीं देने पड़ते। लेकिन हमारे देश में आबादी इतनी ज्यादा है, अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट स्ट्रगल करती है उन लोगों को खाना कपड़ा मकान दिलाने में, तो काउंसलर्स तो कहाँ से ही दिलाए। तो अगर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनमें भी बहुत कम लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर आप इतनी फीस बढ़ा देंगे और बिल्कुल घड़ी के हिसाब से चलेंगे, तो फिर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, बहुत कम लोगों की हेल्प कर पाए। तो फीस भी छोटी है और टाइम बहुत बड़ा है, मैं घड़ी नहीं देखती। अगर हम प्री मैरिटल काउंसलिंग की बात करते जी, हैं, यानी कि हम बात ये करते मेरा हैं, फोटो है।
रियली यस, बिकॉज नहीं कुछ भी अनटच्ड है आपसे? नहीं, मैंने चूज किया है फैमिली थेरेपी, एडोलेसेंस एंड रिलेशनशिप का। साइकोलॉजी बहुत तरीके की है, लेकिन मैं फोकस इसी पे करती हूँ। एडोलेसेंस में तो हम कह सकते हैं टीनेज, जिसमें थंडरस्टॉर्मिंग रहती है। जी, मैं उसको एक नाम बोलती हूँ, मैं कहती हूँ टर्बुलेंट टीनेजर्स। तो कैसे हैंडल कर पाते हो आप? So, क्या सब आराम से सुन लेते हैं, मान लेते हैं? तो टीनेजर्स को हम डायरेक्टली तब तक टच नहीं करते अगर वो 18 साल से नीचे हैं, जब तक कि उनके पेरेंट्स का रिटन कंसेंट। तो सबसे पहली चीज होती है डायग्नोसिस। बहुत पेरेंट्स उनको पता नहीं होता, तो उनको लगता है कि वो इंटरनेट पे पढ़ लेता है, तो उनको लगता है ओ मेरे बच्चे को ADHD डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये क्या होता है? ये जहां पर आप फोकस नहीं कर सकते ज्यादा, आप बहुत रेस्टलेस रहते हो, फिजिटी हो, टिक के नहीं बैठते, तो ये एक डिसऑर्डर है? ऐसा लोगों को लगता है। अच्छा, डिसऑर्डर का लेवल अलग है। ओके। पर पेरेंट्स क्योंकि एंग्शियस हो जाते हैं, जैसे आपने पूछा आप कैसे उनको वो करते हो, तो मैं एक एग्जांपल, सबसे पहले डायग्नोसिस है। तो क्या ये प्रॉब्लम है भी, पहले तो ये डायग्नोस कर Exactly. इस तरीके की बहुत सारी डिप्रेशन में है। इतना इतना आसानी से ये वर्ड यूज हो जाता है, डिप्रेशन। डिप्रेशन बहुत भारी भरकम चीज होती है। आप लो फील करने को डिप्रेशन नहीं कह सकते। आप किसी फेज को, जो किसी फ्रेंड की वजह से आ गया, खराब मार्क्स की वजह से आ गया, गर्लफ्रेंड की वजह से आ गया, ये सब टीनेज की इश्यूज होते हैं। आइसोलेशन, मतलब फ्रेंड्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है, लड़ाई हो गई, ग्रुप से अलग हो गए, लो फेज आ गया। उन चीजों को, ये कि मेरा बच्चा डिप्रेस्ड है, नहीं, ऐसा नहीं। तो पहली चीज डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस के बाद अगर हमें लगता है कि हाँ कुछ सीरियस है, तो हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को रेफर करते हैं। आई एम नॉट अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सो क्लिनिकल लोगों को जो है वो डायग्नोस करके देन इफ नीड बी मेडिकेशन की जरूरत है तो मेडिकेशन में कोई बुराई नहीं है, वो भी। पर ज्यादातर प्रॉब्लम्स बिना मेडिकेशन के सॉल्व हो जाते, द राइट वे ऑफ टॉकिंग। सो एक्चुअली काउंसलिंग एडोलेसेंस की कम, पेरेंट्स की ज्यादा होती है। इसीलिए शायद मैंने भी कहीं लाइन सुनी है, ये संवाद करना जरूरी है। कम्युनिकेशन इज द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। एब्सोल्युटली एवरीथिंग, और फॉर बोथ ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बात कर रहे थे प्री मैरिटल काउंसलिंग। जी, अगर हम शादी से पहले की काउंसलिंग की बात करते हैं, और आपका फोटे है जैसे आप, जी बिल्कुल, तो शादी करने से पहले आपके हिसाब से टिप्स एज पर यू, एज पर शिवानी शर्मा, कुछ डूज एंड डोंट्स? बिल्कुल। डूज एंड डोंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन और टिप्स भी बहुत सारी हैं। मैं छोटे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द कपल कि शादी क्यों करनी। सी, टुडे इज अ मॉडर्न डे रिलेशनशिप। हमारे जो, अगर हम अपने सिर्फ भारत देश की बात करें, तो भारतीय जहां भी है वो भारतीय है। पहले तो ये मान कि वो US में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, सिंगापुर में कहीं नहीं, वो भारतीय है। बिल्कुल। उसका जो थॉट प्रोसेस है वो भारतीय है। अब भारतीय में आ गया एक कल्चर, तो अगर वो गुजराती है तो वो प्योर गुजराती है, अगर वो सिख है तो वो प्योर सिख है, अगर वो मुसलमान है तो प्योर मुसलमान। इंडियन इज इन इंडियन एंड देन कल्चर। तो जब आज कल की मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स, एक तो बड़ा कंफ्यूजन, पुराना क्या रखे, नया क्या रखें, और फिर दोनों का मिश्रण करके इसको कैसे आगे बढ़ाएं। तो पुराना जो है वो कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट कर देता है, क्योंकि एवरीबडी वांट्स, एवरी पेरेंट वांट्स कि पुराना स्टाइल हो, लेकिन फिर नया भी तो अडाप्ट करना पड़ेगा। तो बच्चे इस चीज में कंफ्यूज है। वो मिले, उनकी लव मैरिज है, लव रिलेशनशिप है उनका, और 3-4 साल चल गया, और उसके बाद में अब फैमिलीज मिल गई। अब फैमिलीज मिली तो सारा गेम ही पलट गया। मतलब वो जो दो लोग अपनी शादी के बारे में कुछ कुछ सोच रहे थे, वो सब कि क्या खाएंगे लोग और कितना सगन जाएगा, इसमें फंस गए, और अब उनकी लड़ाइयां इसलिए हो रही। तो पहले कपल से समझना, व्हाट इज द रीजन यू वांट, यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल लव मैरिज की अगर मैं बात करूं, यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप। ये जो काउंसलिंग है शादी से पहले वाली, ये अरेंज मैरिजेस को जरूरी है या लव मैरिजेस को? सो अच्छा सवाल है। अरेंज मैरिज के लिए प्री मैरिटल काउंसलिंग बिल्कुल अलग ढंग से होती है,
लव मैरिजेस के लिए काउंसलिंग प्री मैरिटल बिल्कुल अलग ढंग से होगी। लिव इन जो कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं उनको भी प्री मैरिटल काउंसलिंग चाहिए, बिल्कुल अलग तरीके से। एंड सेम जेंडर कपल्स मीनिंग लाइक गेज एंड लेस्बियंस, उनकी अलग तरीके से। आपके कहने का मतलब है काउंसलिंग तो है 100% और तरीका अलग हो सकता है, लेकिन शादी करनी है तो पहले काउंसलिंग करा दो। क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें उस वक्त आप सोचते नहीं है और उन चीजों के लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं होते, तो जब वो आपके सामने आती हैं तो आपकी रिलेशनशिप को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करती है, क्योंकि आपको पता नहीं उसको हैंडल कैसे करना। थॉट्स अबाउट फाइनेंसेस, थॉट्स अबाउट what are your aspirations professionally, what are your aspirations personally from each other, how will the parental communication move. See, Indian households में पति के थ्रू कम्युनिकेशन होती है बहू की और इन लॉज की, चाहे वो साथ में रह रहे हो चाहे वो दूर रहे, और बीच में ब्रिज पति है और उसका मतलब कोई और छोर नहीं रह जाता, वो बेचारा परेशान है। तो अंडरस्टैंडिंग, विल यू हैव अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, विल डू यू वांट अ वाया कम्युनिकेशन, फेस्टिवल्स कौन सा किसके घर में मनाया जाए, इन सब चीजों पे लड़ाइयां होती हैं और ये लड़ाइयां इतनी बड़ी हो जाती हैं जिसकी हद नहीं। Who is going to be the stay home person? Who is going to work from home? अब तो ये नया ट्रेंड आ गया है। Who is going to go outside? Who is going to fund for the holidays and who is going to fund for the ticket for the holiday and who is going to fund for the, there are a lot of details. बच्चे जब होते हैं, do you want children or not? बहुत सारी चीजें। आपसे माइक्रो एक्सप्रेशंस के बारे में जी, हमने आपसे फिंगरप्रिंट एनालिसिस के बारे में जी, हमने आपसे और एक चीज जानी कि एडोलेसेंस की जो एज है जी, वो भी आपने अभी बताया कि थंडरस्टॉर्मिंग और उस तरीके की कुछ बात करी, टर्बुलेंस टर्बुलेंस मैं बोलती हूँ। और अभी हमने बात की कि आपसे शादी से पहले की जो काउंसलिंग है 100% बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी तरीके का रिलेशन। बिल्कुल बहुत जरूरी। और हम अगर आपसे बात करें अभी पोस्ट मैरिज की, तो उस रिलेशनशिप की भी काउंसलिंग में आप मान ही रहे हैं 100%। तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, कंटेंट नहीं है जिसे जो आपसे अनटच्ड हो। तो इस तरीके के डिफरेंट एज ग्रुप्स जी एंड डाइवर्सिफाइड जेंडर्स जी और डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग्स, जब इतना सब कुछ एक साथ आता है तो आप सिंगल हैंडली डील कैसे करती हैं? तो बहुत आसान है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो गाड़ी में आपके पैर में 3 कंट्रोल्स हैं, क्लच है, ब्रेक है, एक्सेलरेटर है। आपके हाथ में एक कंट्रोल है, गियर स्टिक है। आपको दोनों साइड व्यू मिरर्स और रेयर व्यू मिरर पर भी ध्यान रखना है। जब हम चलाना सीख रहे होते कितना मुश्किल लगता है कि पैर भी कैसे होगा, हाथ भी है, चलो ऑटोमेटिक भी आ गई तो भी एक आध फंक्शन कम हो गया, लेकिन बाकी तो सेम ही है। तो कैसे करेंगे, मतलब गाड़ी को भी संभालना, ट्रैफिक भी देखना, कोई आके लगा ना दे गाड़ी को या आप किसी में ना लड़ जाओ, है ना। उस वक्त कितना लगता है, अरे बाप रे कैसे होगा। आप रोज करते हैं, प्रैक्टिस इज द की। आप रोज करते हैं, 6 महीने के बाद आप देखते हैं आप फोन पे भी बात कर रहे हैं, गाना भी एंजॉय कर रहे हैं, कुछ खा भी ले रहे हैं, पी भी ले रहे हैं, है ना, और सब कुछ चल रहा है बढ़िया, और गाड़ी एकदम बढ़िया चल रही है कि काउंसलिंग गाड़ी चलाने जैसा है। बिल्कुल, हर काम मुझे लगता है गाड़ी चलाने जैसा ही, एक सिंपल सा एग्जांपल है। और अगर आप मैं आपको जरूर आप तो मुझे लगता है गाड़ी चलाते हुए काउंसलिंग कर देती हैं। नहीं, मैं नहीं करती, और मेरे कुछ रूल्स भी हैं। लेकिन मैं इस चीज में एक लाइन ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आप देखें तो मैं फैमिली यूनिट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम एक बात कर रहे हैं, हम स्टार्ट हुए प्री मैरिटल से, ऐसे देखते हैं इसको, ठीक है। प्री मैरिटल से हम स्टार्ट हुए, एक कपल बना, उसकी शादी हुई। अगर उसकी शादी में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी शादी मैरिज काउंसलिंग से सॉल्व हुई। उसको इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम है तो वो थेरेपी से, काउंसलिंग से सॉल्व हुई। फिर उनके बच्चे हुए, ठीक है, उनके बच्चे छोटे हैं, उनको गाइड करना, फिंगरप्रिंट एनालिसिस से कर लो या किसी से भी कर लो। उसके बाद वो बड़े हुए, उनके एडोलेसेंस में उनको गाइड करना, एंड अगेन सो द मूल इज फैमिली। सो दैट इज व्हाई आई कॉल माई सेल्फ अ काउंसलिंग थेरेपिस्ट फॉर अ फैमिली एंड रिलेशनशिप्स। तो ये पूरा सर्कल है, ये एक निश पकड़ा हुआ है मैंने। आई एम नॉट अ चाइल्ड काउंसलर,
आई एम नॉट अ लाइफ कोच जैसे बोलते हैं कि तुम्हारी 11 सेल्स कोच और समथिंग। आई एम नॉट लाइक दैट। आई ओनली फोकस ऑन फैमिली। सो एनी न्यू थिंग यू आर लुकिंग आउट कि इसके बाद अभी ये भी करना है? हाँ, एक है तो। क्या? सो ये एक्चुअली विक्रांत मेरा एक चैलेंज है अपना मेंटल। थोड़ा सा डर लगता है मुझे, लेकिन करना मैं चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा डरती हूँ because it's very deep work. I want to learn the craft of counseling sexual harassment cases, meaning uh, rape victims. That is an extremely difficult place. बाकायदा उसकी पढ़ाई है, बहुत डीप पढ़ाई है, बहुत मुश्किल पढ़ाई है। 2 साल से मैं कॉन्टेम्पलेट कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि 2025 में इसको कर लूँ। और उसमें एक और वो है, I also want to understand the psychology of a rapist, how he thinks, what he thinks and what makes him think like that. क्योंकि वो भी तो बच्चा एक जगह से बड़ा हुआ है ना, तो उसका दिमाग कैसे शेप हुआ है कि वो क्या ऐसे होते हैं? ऐसे 100% थेरेपिस्ट हैं, एग्जिस्ट करते हैं? 100%. Of course, there is a complete different team for rape healing, trauma healing. तो क्या फिर ऐसे लोगों को जब आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और उन्हें डिफरेंट टाइप की पनिशमेंट्स मिलती हैं एज पर कोड ऑफ लॉ, जी, तो क्या उनको ऐसे थेरेपिस्ट से काउंसलिंग सेशंस नहीं मिलने चाहिए? देखिए रेप इज क्या पनिश करना ही सॉल्यूशन है देखिए वो या तो ठीक लॉ का करना? काम है, और लॉ या बिल्कुल ठीक अपना करना, आपका क्या सोच? ये क्या रिहैबिलिटेट हो सकते हैं। आई थिंक ये कुछ क्या लॉ ही एक तरीका है पनिश करने का, या ये क्योंकि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट फर्दर गोइंग, जैसे आपने बताया कि आप और पढ़ना चाहती हैं और टेक्निक की तरफ बढ़ना चाहती हैं कि जो रेप विक्टिम्स हैं या जो रेपिस्ट हैं उनको स्टडी करना चाहती हैं, उनको उनकी साइकोलॉजी के बारे में पढ़ के उनको कैसे हील करा जा सके उस माइंड को, इस बारे में आप पढ़ करके आगे बढ़ना चाहती हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल था, जरूर उसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ उन्हें पनिश करता है, तो क्या उनके लिए भी कुछ रिहेबिलिटेशन टाइप कुछ होना चाहिए, कुछ ऐसी थेरेपी होनी चाहिए जो उनके माइंडसेट को, उनके इंटेंट को ठीक कर सके? आप कैसे सोचती हैं इस बारे में? देखिए मेरा मानना है कि जो मैं करना चाहती हूँ वो ये है कि आई वांट टू हील रेप विक्टिम्स, एंड आई एम वेरी इंट्रीग्ड। जिज्ञासा है मुझे जानने की कि एक रेपिस्ट कैसे सोचता है। तो रिहैबिलिटेट हो सकता है कि नहीं, ये मैं अभी नहीं कह सकती। इट विल बी रॉन्ग ऑन माय पार्ट टू से एनीथिंग, क्योंकि वो जो बच्चा पैदा होता है, बच्चा कोई बुरा नहीं पैदा, उसकी जो सर्कमस्टांसेस है, मैंने आपको बताया, एक होता है जेनेटिक कोड 55%, 45% जो उसका एनवायरनमेंट उसको दे रहा है, उससे उसकी साइकोलॉजी बनती। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या उस बच्चे के दिमाग में रिपीटेडली गया कि वो इस बारबेरिक एक्ट को सोच पाया और कर पाया। तो अभी मैं ये इस बात पे तो कमेंट नहीं कर सकती कि वो रिहैबिलिटेट हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे मानने में एक मर्डर से ज्यादा जो हीनियस क्राइम है वो रेप। क्योंकि मर्डर तो देखिए सर्कमस्टेंशियल भी हो सकता है, कोई अपने आप को बचाने के लिए भी कर सकता है, और लेकिन रेप इज समथिंग एल्स। इट इज अ वेरी वेरी क्रूकेड माइंड, एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि उस बच्चे के, मतलब छोटा था तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था और कैसे उसकी ऐसी प्रवृत्ति डेवलप हुई। तो जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, देखिए गवर्नमेंट के लॉज के अगेंस्ट मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर आपने ऐसा किया है तो आपको डेफिनेटली सजा मिलेगी और मिलनी चाहिए। हम सिर्फ एक नई अपॉर्चुनिटी की या एक नई बात को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हम वी आर नॉट अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ और एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो जो अपराध है उस अपराधी को सजा तो जी, सो डिपेंडिंग अपॉन द, मे बी आई डोंट नो, आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड कि डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द क्राइम, जैसे अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंडर है, मेरे ख्याल से उसको तो रिहैबिलिटेट किया जा सकता। लेकिन अब जिस तरीके के केसेस हम सुनते हैं, they are really beyond repair. I don't know at this stage whether I can comment on
their rehabilitation. चलिए आगे बढ़ते हुए आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे, क्योंकि लव एंड रिस्पेक्ट हर हेल्दी रिलेशन में होने चाहिए जी, तो आप उसको किस कंटेक्स्ट में डिफाइन करेंगे कि लव एंड रिस्पेक्ट कैसा हो कि रिलेशनशिप जो है वो हेल्दी हो? ये सवाल मुझे लगता है कि जैसा मैं कहती हूँ, एक हमारी इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी है, एक हमारी फेसबुक यूनिवर्सिटी है, और फिर हमारी एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और गूगल यूनिवर्सिटी है। तो उसमें लव एंड रिस्पेक्ट को लेके इतनी बातें होती हैं कि कुछ जगहों पे इन वर्ड्स की वजह से रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होगी जो नहीं भी होनी चाहिए। सो थोड़ा फनी है वो, लेकिन एक सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि प्यार सिर्फ एक पुरुष और स्त्री के बीच में नहीं होता है। प्यार तो हर रिलेशनशिप में होता है, चाहे वो एम्प्लॉय दोस्तों में होता है, दोस्तों में होता है, भाइयों में होता एम्प्लॉय कॉलीग में भी एक अलग तरीके का प्यार होता है, तभी वो साथ में काम कर पाते हैं। तो प्यार की जो परिभाषा है वो इज्जत से ऑटोमेटिकली जुड़ी हुई। अगर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, आप चाय पीना पसंद करते हैं और मैं कॉफी पीना पसंद करती हूँ, ठीक है? आप मेरे लिए एक दिन कॉफी पी लेते हैं क्योंकि चाय अवेलेबल नहीं। इसी में सारा प्यार और इज्जत छुपी है। आज चलो कॉफी पी लेता हूँ, या आज मैं चलो चाय पी लेती हूँ, या आज इसका मूड खराब है अभी इससे बात नहीं करती। बच्चों के केस में बच्चों ने बोला मुझे आज खाना नहीं खाना, बजाय ये गुस्सा करने के कि मैंने इतनी मेहनत करी थी, तुमने खाना नहीं खाया, तुम रोज ऑर्डर करते हो, बोलो ठीक है बेटा आज मन नहीं है मत खाओ। जब मन हो तो बता देना मन क्यों नहीं करना। ये प्यार और इज्जत की छोटी छोटी चीज अगर आप इतना मेंटेन करें तो मेरे ख्याल से कोई भी रिलेशनशिप हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, उसे पार कर ले। तो मेरा तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि बड़ी बड़ी बातें कि प्यार ये और रिस्पेक्ट वो, ऐसा कुछ नहीं। प्यार और रिस्पेक्ट हर जगह हर एक के साथ जरूरी है, इवन विद योर पेट। हर वक्त आपके पेट का भी मूड नहीं होता कि आप उसे सहलाओ। मैं सो रहा हूँ मुझे सोने दो। तो ये बहुत ही बेसिक, ये तो लाइफ प्रिंसिपल्स हैं। इनको मतलब अब वो इतनी सारी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तो मतलब बहुत सिखाता है हमें। Love and Do you respect. love pets? Do you have one? My pets, oh my God, yes, we are a pet loving family. I have had, अभी मेरे पास कोई डॉग नहीं है, मैंने 3 डॉग्स रखे हैं और मतलब सभी प्यारे। और मेरे पास आज की डेट में एक तोता है। अच्छा, हाँ, पैरेट। पैरेट है, अमेजोन ब्लू हेड है, बाकायदा सर्टिफाइड वेंडर से, मतलब जो गवर्नमेंट लीगल ब्रीडर्स हैं। बहुत कम है हिंदुस्तान में, 3 या 4 ही हैं जिनको लाइसेंस है इनको ब्रीड करने का, मतलब ये जंगल से नहीं पकड़ते। तो उस तरीके का पहले भी था हमारे पास, उसकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। 2 थे और अब एक और है, उसका नाम लड्डू सिंह है। अच्छा, so everyone is attached to that little. My daughter cannot live without. तो पहले वाला मेरा ज्यादा पेट था, ये वाला मेरी बेटी का ज्यादा। अभी आपने बोला कि बोलता है, क्या बोलता है? बोलता है हेलो हाय गुड मॉर्निंग लव यू, सब बोलता है। हाँ सब तो नहीं बोलता लेकिन ये सब काफी कुछ बोलता है। किसी का आपका फोन बजेगा तो आपसे पहले वो हेलो बोलेगा, उसको पता है फोन की घंटी इसके बाद हेलो बोलते हैं। She is a learning pet. या एंड अभी तो वो 3 साल का है, तो अब इनकी लर्निंग थोड़ी सी फास्ट होती है। जब वो आया था तो सिरिंज से उसको खाना खिलाना पड़ता था। हाँ, बहुत छोटा था जी। तो आपने पेट्स की भी साइकोलॉजी को समझना शुरू कर दिया। आई थिंक सारे पेट ओनर्स को पता होता है, यू नो, उनको, हमें तो बर्ड के फेस पे एक्सप्रेशन भी समझ में आ जाते हैं, माइक्रो एक्सप्रेशंस। हाँ हाँ बर्ड के तो बिल्कुल माइक्रो ही होते हैं। बिल्कुल, उनकी आंखें एक्चुअली, यू नो, हाँ आई थिंक सारे पेट पेरेंट्स को अपने पेट्स के बारे में मालूम ही होता। क्योंकि अभी हमने बात की लव एंड रिस्पेक्ट एक हेल्दी रिलेशनशिप में कैसा हो, तो क्या कुछ आप कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हैं जिससे कि उस एग्जांपल से
कुछ ऐसा हम समझ पाए या शो कर पाए कि फैमिली में लव एंड रिस्पेक्ट कैसे? यू मीन 4 लोगों की अगर फैमिली है तो? मे बी। पहले मैं 2 लोगों की बात करूंगी क्योंकि 2 से ही फिर 4 बनेंगे। ओके। तो हम कपल्स के बारे में बात कर लेते हैं और आपने जैसे मुझसे पूछा तो हम मॉडर्न डे कपल के बारे में बात कर लेते हैं कि आजकल देखिए सबको एक करियर बनाना, इंडिपेंडेंट होना, ये सबको चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों को ही चाहिए, आदमियों को तो पहले से ही चाहिए था, अब तो और भी थोड़ा ज्यादा चाहिए बिकॉज नाउ आई थिंक men have to really prove themselves a lot। आजकल के मेल्स को मेरी बहुत सिंपैथी है उनके साथ। तो अगर मैं इसमें बोलूं तो मैं एक बहुत ही एक पिक्यूलियर एक चीज उठाती हूँ यहाँ पे, जो आई थिंक बहुत सारे आपके यंग व्यूअर्स जो हैं इस चीज से समझ पाएंगे कुछ। तो अब यंग कपल है अंडर बिटवीन 25 and 30, career is going up and let's say they are newly married or they are wanting to get married, जो भी, और लड़की की जॉब बाहर जहां वो रह रहे हैं वहां से बाहर लग जाता, ठीक है? तो अब वो जॉब लेने के बारे में 10 दफा सोचे कि अगर वो नहीं भी सोच रही है तो उसको सोचने के लिए कहा जाए, और सोचने के लिए कहने वाले सबसे पहले कौन लोग हैं? उसके खुद के मामा कि अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम कैसे बाहर जा सकते। वहां पर अगर 2 पार्टनर्स, ठीक है, एक ये अंडरस्टैंडिंग बनाए कि यस दिस इज योर करियर, बिकॉज आई लव यू, आई रिस्पेक्ट योर एस्पिरेशन, एंड ये सोचे कि अलग अलग तो तुम पहले भी रहे थे, शादी से पहले भी तुम अलग ही रहे थे, शादी के बाद भी आप अगर एक मिडिल पॉइंट बना लें, कुछ सिस्टम्स बना लें कि 2 महीने में एक बार हमें मिलना है, या एक बार तुम आओगे एक बार मैं आऊंगी, इस तरीके का। क्योंकि जो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो अगर हस्बैंड की नौकरी लगेगी तो भी तो क्रिएट, ऐसा तो नहीं है कि हस्बैंड की नौकरी लग गई तो वो वाइफ से दूर नहीं गया, दूर तो दोनों होते हैं ना। तो ये एक सिंपल और बहुत प्रैक्टिकल चीज है। ये मैं अभी आज ही मतलब अपने एक क्लाइंट्स की एक बात बता रही हूँ कि इट बिकेम अ वेरी बिग प्रॉब्लम क्योंकि लड़की की जॉब जो है वो बाहर लग गई। तो अब वो इस बात पे टेंशन होने लगी। तो मैंने कहा इसमें टेंशन की क्या? तो लड़के ने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमारे अंदर डिस्टेंस ना आए। तो मैंने कहा अगर आपकी नौकरी बाहर लगेगी तो डिस्टेंस तो तब भी आएगा। सो इसमें अगर प्यार और इज्जत, दूसरे की ग्रोथ के लिए इज्जत, उसकी नौकरी, उसकी इंडिविजुअलिटी के लिए इज्जत, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, डजंट मैटर, तो प्यार होगा तो इज्जत अपने आप आएगी, और इज्जत रहेगी तो प्यार बना रहेगा। ये हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे कि इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को आप कैसे समझते हैं और कैसे समझना चाहिए इमोशनल अंडरस्टैंडिंग? बहुत अच्छा फॉलो अप क्वेश्चन है ये विक्रांत, क्योंकि अगर पूरी सारी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल सेंसिटिविटी जिसको मैं कहती हूँ वो आती ही सिर्फ लव एंड रिस्पेक्ट से है। let's say I'm sitting in the studio, I love the work that you're doing and I have respect for it, so I'm not going to clutter this room कि मैं आई और मैंने अपना बैग वहां छोड़ दिया और मैंने अपने फोन यहाँ छोड़ दिया और मैंने ये, this is also lack of respect. So emotional understanding comes with love and respect. Number one, it is taught at the grassroots level of your own family. आपकी खुद की फैमिली में डर के बजाय इज्जत है, डर से इज्जत नहीं आती, तो वहां से इमोशनल सेंसिटिविटी बनना शुरू होती है, वहां से लव एंड रिस्पेक्ट बनना शुरू होती है। एक मेरा टर्म है जो आप चाहे तो, और आपके यहाँ पे जो लोग हैं वो भी आई थिंक इससे व्यूअर्स तो करेंगे ही बेनिफिट। एक मेरा टर्म है जिसको मैं कहती हूँ WTT, वर्ड्स, टोन, टाइमिंग। ये अगर ये 3 चीजें बैलेंस हो जाए, बैलेंस हो जाए, क्या कह रहे हैं, वर्ड्स क्या यूज कर रहे हैं, उसमें टोन कैसी,
उस दिन हमारी बात हो रही थी फोन पे, आपने बताया कमरे से बाहर जाने के लिए 2 तरीके होते हैं बोलने के। एग्जैक्टली आपने खुद ही कहा था ये उस दिन हमारी जब वार्तालाप हो रही So थी। that was example of WTF. यस यस एब्सोल्युटली, क्योंकि एक कहने का तरीका है विक्रांत 2 मिनट, कैन यू एक्सक्यूज मी, कैन यू जस्ट प्लीज स्टेप आउट फॉर 2 मिनट्स। आपने एक्सप्रेशन देखा, टोन देखी, और टाइमिंग, किस टाइम पे बोल रहे हैं, मतलब कहीं भी कुछ भी कैसे भी, तो सब गड़बड़ हो जाए। दुनिया में लड़ाइयां होती हैं वर्ड स्टोन टाइमिंग की वजह से, देशों में लड़ाइयां होती हैं बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, एंड सुलझती भी इन्हीं 3 चीजों की वजह से। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग या फिर इमोशनल सेंसिटिविटी जो आपने भी डन जी। उसके क्या बैरियर्स हो सकते हैं कि हर इंसान इसको, बहुत बढ़िया सर। इस WTT को शायद समझ नहीं पा रहा है कि कौन सी बात कब कहनी है, किस टाइम पे कहनी है, कैसे वर्ड्स यूज करने हैं, क्या बैरियर वो फील करते हैं कि वो शायद गड़बड़ कर देते हैं। इतना ब्यूटीफुल सवाल है ये, कभी नहीं मुझसे किसी ने पूछा, थैंक यू सो मच। बैरियर, द बिगेस्ट बैरियर इज फियर, बिगेस्ट बैरियर इज फियर। जब इंसान डरता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपके यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी इससे रेजोनेट कर पाएंगे, व्यूअर्स भी। आप किसी पार्टी में गए, वहां पे एक इंसान है वो तना खड़ा, हाउ आर यू, गुड, यू, ऐसे, आपको लग रहा है बड़ा एरोगेंट है, उसको बात करने की तमीज नहीं, वो खुद इतना डरा हुआ है कि वो अपने आप को शील्ड कर रहा है अपने ईगो से। उसे तो डरा हुआ इंसान नहीं है उस वक्त। तो सबसे बड़ा बैरियर जो लोगों के अंदर, लोगों को लगता है ईगो है, ईगो नहीं, ईगो इज अ डिफेंस जो आपको बचाने के लिए आ जाता है जब आप डरते हैं, जब आप इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं, जब आप लोनली फील कर रहे होते हैं, दीज आर द बैरियर्स। और इसको बचाने आएगा ईगो, बैड वर्ड्स, बैड एटीट्यूड से ईगो एक कहीं ना कहीं दिखावा है, उस बिल्कुल। ईगो के पीछे एक इनसिक्योरिटी, 100%, 100%। So the biggest barrier to words told timing is fear, is insecurity, is lack of self confidence, you know, जहां आपको लगे कि आपको ताकत का इस्तेमाल करना, शब्दों से बात नहीं बने, तो वहां ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। डर तो सबसे बड़ा। अब जब हम बात करते हैं यू बीइंग काउंसलर थेरेपिस्ट, काउंसलिंग थेरेपिस्ट, काउंसलिंग थेरेपिस्ट, जी, तो लोग आपके सामने पहले थोड़ा सा हेजिटेट होते होंगे कि क्या कुछ बताना है, उस पे बहुत सारी विंडो फिल्टर लगते होंगे, बिल्कुल। फिर धीरे धीरे जब आप पूछते हैं या उनको वो कंफर्ट आने की देर होती है, वो फिर ओपननेस खुद आती है जी। पर जब हर वो इंसान जो काउंसलिंग आपसे करा रहा है और खुली किताब की तरह अपनी जिंदगी खोल देता है, तो कई बार तो गुस्सा भी आता होगा और कई बार हंसी भी आती होगी, तो वो इतनी, जिसे कहते हैं ना, डाइवर्सिफाइड ओपननेस देख के आपको कैसा लगता है और कैसे डील करते हैं? I love this word, you, 2 words you do, diversified openness. I like that. So ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए मेरे पहले सेशंस हमेशा जब काउंसलिंग या थेरेपी के लिए होते हैं तो वो फ्री होते हैं, जिसमें कि इंसान को कम से कम एक चीज की चिंता ना करना पड़े, वो है टाइम और पैसा। तो मैं कहती हूँ आओ खुल के जो बोलना है। आज सिर्फ अगर इस बारे में बात करनी है कि मेरी सब्जी ठीक नहीं बनी और मेरे गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो वो भी सही, जो मन आए वो, है ना। ये एक बात। दूसरी बात जो आपने बोली, डाइवर्सिफाइड ओपननेस एंड उसका जो प्रेशर बनता है और लोग इतना सब कुछ बोलते हैं, एक्चुअली गुस्सा नहीं आता। गुस्सा नहीं आता, लेकिन एक चीज जो शायद थोड़ा क्लीशे लगे आपको, लेकिन एक चीज जरूर आती है, वो है लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी एंड अ लॉट ऑफ हम्बलनेस। ये बात बिल्कुल सच है कि जब आप दूसरों की तकलीफ और उनको उससे जूझते हुए और इतना परेशान देखते हैं, तो पहली बात तो जो आपके पास है उसकी वैल्यू करोड़ों गुना बढ़ जाती है। You know, that is the first thing that comes. So humbleness and humility comes first. But yes, it is very, very heavy, because sometimes the cases are very heavy.
पीपल हैव गॉन थ्रू सो मच एंड दे आर, उनकी शक्ल से आप देख के पता भी नहीं कर सकते. सो yes, it becomes heavy, it becomes so अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उनके सामने ना तो वीक हो सकते हैं, क्योंकि आप उनके दोस्त नहीं, आप उनके साथ रो नहीं सकते, आप उनके साथ हाँ हाँ छोड़ दे, ऐसे कर ले, ये सब नहीं, अरे छोड़ छोड़ कुछ नहीं हुआ, ये सब नहीं कह सकते. यू आर देयर फॉर अ रीजन. सो अपने आप का संयम बहुत जरूरी है, अपने ऊपर काम करना कंटिन्यूअसली बहुत जरूरी है, अपने दिमाग को क्लियर और अलर्ट रखना बहुत जरूरी है. एट द सेम टाइम बीइंग कंपैशनेट एंड रिलेटेबल, आपसे इंसान बात कर पाए, आपके सामने खुल पाए, आपके सामने अपने जीवन शैली रख पाए. तो इस चीज के लिए अपने आप का ध्यान रखना बहुत जरूरी. ऑल्सो ऑलवेज विद अ स्माइल एंड होप ऑन योर फेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि जब रिलेशनशिप में डिस्प्यूट्स होते हैं, बी इट इंडिविजुअली या फिर बी इट फैमिली डिस्प्यूट और एनी सॉर्ट ऑफ डिस्प्यूट, तो उसमें कहीं ना कहीं एक वर्ड आता है आर्बिट्रेशन, मीडिएशन. या मीडिएशन. तो हम काउंसलिंग थेरेपिस्ट को आर्बिट्रेटर या मीडिएटर भी कह सकते हैं, हाँ, या कुछ अलग है? बिल्कुल कह सकते, बिल्कुल कह सकते. एक सेफ स्पेस जो एक आर्बिट्रेटर, मीडिएटर, काउंसलर, थेरेपिस्ट जो भी आपको अलाउ करता है कि वो आपका दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, बिल्कुल थर्ड पार्टी है, न्यूट्रल पार्टी है, और दो लोगों के बीच में घमासान युद्ध ना हो जाए, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अपने अपने मन की बात कह सकें. बिल्कुल कह सकते, एग्जैक्टली यही होता है. आज इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में जी, सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. जी, और कई बार तो हम ये वर्ड भी यूज कर देते हैं कि हमें ना डिटॉक्स होना है, मतलब एक दिन के लिए फोन या सोशल मीडिया को बंद करना है. बिल्कुल सोशल मीडिया डिटॉक्स. उससे कहीं ना कहीं डिटॉक्सिफिकेशन हमारी लाइफ की, हमारे दिन की और हमारी अपनी हो जाएगी. बिल्कुल. तो अगर हम उस सोशल मीडिया की बात करते हैं और हम उन हेल्दी रिलेशनशिप्स की बात करते हैं जो अभी तक हम कर रहे थे, तो वापस वर्ड वो आता है लव एंड रिस्पेक्ट. जी. तो आज का सोशल मीडिया एक हेल्दी रिलेशनशिप के लव एंड रिस्पेक्ट को कैसे इन्फ्लुएंस कर पाए? मेरे हिसाब से आजकल अगर आपको किसी को भी जानना हो, आपके सवाल तक तो मैं आ रही हूँ, लेकिन अगर आपको किसी को भी जानना हो अच्छी तरीके से, उसका फोन देख लीजिए. उसके माँ बाप, उसके कॉलीग्स, उसकी वाइफ, उसका हस्बैंड, उसके बच्चे, कोई नहीं जानता जितना आज की डेट पे फोन जानता. फोन सब जानता है आपके बारे में, इसीलिए लोग फोन को लेके इतनी टेंशन में रहते हैं. सो हैविंग सेड दैट, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें, मैं ये नहीं कहती कि सोशल मीडिया खराब, आई डोंट से दैट. सोशल मीडिया की वजह से कितना फायदा भी हुआ, अवेयरनेस बढ़ी है. आज हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट हैं अराउंड द वर्ल्ड हु आर डूइंग दिस, और ये लोगों तक सोशल मीडिया के द्वारा ही पहुंच पा रहे हैं. अगर तो सोशल मीडिया में कोई बुराई नहीं, जब गूगल आया था तो अब गूगल पे आप पोर्नोग्राफी भी सर्च कर सकते हैं, और गूगल पे आप रिसर्च पेपर भी सर्च कर सकते हैं, है कि नहीं? गूगल पे आप, तो इट्स अबाउट यू, व्हाट आर यू चूजिंग. और अगर आप ऐसी डेट्रीमेंटल चीजें जो कि आपकी रिलेशनशिप को खराब कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप उस तरीके की चीजें अगर आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, तो 100% आपकी रिलेशनशिप खराब होगी ही. सो यू मीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स? एब्सोल्युटली. अगर आप अच्छी चीजें पढ़ना चाहें तो आपको बहुत कुछ इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, जैसे मैं कहती हूँ, उससे मिल सकता है. लेकिन अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक क्लाइंट आई, नई मतलब यंग लड़की, और कहती है कि मुझे ना मेरे मम्मी बहुत गैसलाइट करती है. ये एक टर्म है साइकोलॉजी का, गैसलाइट. व्हाट इज दैट? गैसलाइट का मतलब आपकी रियलिटी मैं मना कर दूं, आपकी रियलिटी को वैलिडेट ना करूं. आप कहो मेरे सर में दर्द हो रहा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत छोटा एग्जाम्पल है, और मैं कंटिन्यूअसली आपको कहती रहूं कि नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा. आप कह रहे हैं कि मुझे आपने ऐसा कहा, मैं कहूँ नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं, है ही नहीं, हुआ ही नहीं, ऐसे. तो वो कहने लगी कि मुझे वो कंटिन्यूअसली गैसलाइट करती हैं. तो मैंने कहा बेटा गैसलाइट का मतलब क्या? तो उसने मुझे सोशल मीडिया पोस्ट खोल के दिखाई कि देखो गैसलाइट का मतलब ही है.
तो मैंने कहा कि इस तरीके की जो चीजें हैं ना, ये हार्मफुल, कि आपने एक टर्म ले लिया, आपकी एक सिचुएशन हो गई और आपने उस सिचुएशन से अपने आप को रिलेट करना शुरू कर दिया। अब आप पार्टनर के साथ हैं, अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, जो भी, आपने वो आपकी एक लड़ाई हुई और फोन तो सुनता है, अगर आपने माइक ऑफ नहीं कर रखा अपना सेटिंग में, तो वो आपको वही वही चीजें दिखाएगा। आपने जो वर्ड्स लड़ाई में यूज करे ना, वही वर्ड्स आपको वो फोन आपकी फीड में दिखाएगा। अब आप उसको उस माइंडसेट से पढ़ रहे हैं। अब हस्बैंड सडनली एक नॉर्मल लड़ाई वाले हस्बैंड से वो इमोशनल अब्यूजर बन गया। मतलब ये तो गलत है ना, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें न्यू अपॉर्चुनिटीज की जी। या फिर क्योंकि आपके पास तो कंटेंट बहुत ज्यादा है, इंटेंट बहुत ज्यादा है, थैंक यू। तो ऐसा हम मान सकते हैं क्या शिवानी शर्मा एक बुक लिख रही है या लिख सकती है? वेल, ये आपने ना बड़ी वैसी वाली एक तार छू दी मेरी, की बुक तो डेफिनेटली इन द प्रोसेस है। और काफी, सॉरी, हाउ अर्ली? हाउ अर्ली? वेल 2 साल से ऊपर हो गए अभी तक, तो कोई कंप्लीशन का मतलब या काउंसलिंग साथ सेशन नहीं जाता आता। है या किसी कारण से रुकी है? So, I feel I'm a good talker. I make content, written content very well. Like for example, अगर आप मुझसे कहें कि courses बनाने हैं और हमने adversity quotient के ऊपर पूरा कोर्स बनाया, we are the only ones in the country doing it. वो उस तरीके की राइटिंग बड़े आराम से होती है। ये जो स्टोरी टेलिंग वाली राइटिंग है ना, ये थोड़ी चैलेंजिंग है मेरे लिए। तो अभी आई थिंक मुझे उसके लिए कुछ वर्कशॉप्स फिर तो से आपकी जो अटेंड बुक है वो किस पे बेस्ड है? अब देखिए विक्रांत, सब कुछ तो एक पॉडकास्ट में रिवील नहीं कर सकते, बट काफी दिलचस्प रहेगी किताब। मतलब मजा आएगा लोगों को पढ़ के, उसमें ज्ञान नहीं होगा। टारगेट ऑडियंस क्या है उसकी? मैरिटल रिलेशनशिप्स। ये वो बुक है? हाँ, मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप्स इन अ स्टोरी फॉर्म। स्टोरी। सो इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ 10 स्टोरीज। इतना मैं बता सकती कि वो 10 स्टोरीज का एक वॉल्यूम 1 निकलेगा। क्या जल्दी हमें मिल सकती है वो? सॉरी, जल्दी मिल सकती है देखने को? आई होप कि 2025 में हो जाए कंप्लीट, क्योंकि 2 साल से तो मतलब द स्टोरी हैज टू बी वेरी ग्रिपिंग एंड शॉर्ट, यू नो, बट इट इज वेरी रिलेटेबल बिकॉज इट्स ऑल इंस्पायर्ड बाय रियल स्टोरीज। हम खत्म करें उससे पहले एक सवाल और पूछना चाहूँ, जरूर। क्योंकि आज साइकोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है। जी। देयर आर लॉट ऑफ बिगनर्स लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक एज अ करियर अपॉर्चुनिटी फॉर देमसेल्व्स। यस। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि 15 साल पहले ये एक स्टडी हुई थी ग्लोबल, जिसके अंदर ये बोला गया था कि करियर स्टडी के ऊपर कि 2 ही करियर्स जो हैं वो फ्लरिश करेंगे। एक है टेक्नोलॉजी और दूसरी है साइकोलॉजी विद टेक्नोलॉजी, सो आज मैं देख के बहुत खुश हूँ कि साइकोलॉजी में इतने यंगस्टर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मेल्स एंड फीमेल्स। बहुत अच्छा करियर है। uh, लेकिन जब आप बेसिक साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, उस दौरान जो आपके रिसर्च पेपर्स, जब आपको वो लिखने हैं, उनके टॉपिक्स बहुत ध्यान से चूज करिए, क्योंकि वो ही आपको डायरेक्ट करेगा कि कौन सी एरिया की साइकोलॉजी आपको करनी है। क्योंकि साइकोलॉजी बहुत तरीके की है। जैसे मैंने सिर्फ फैमिली रिलेशनशिप्स वो वाला एक, उसमें बच्चे भी आ जाते हैं, सब कुछ एक पूरा यूनिट वो मैंने चूज किया। ऐसे ही आपकी एक बहुत अच्छी फील्ड है जो मैं बोलना चाहती हूँ और आपके व्यूअर्स को और सारे यंगस्टर्स को, कि एक है कंज्यूमर साइकोलॉजी। इसी के बेसिस पे मैंने नेल बिजनेस खड़ा कर दिया। कंज्यूमर साइकोलॉजी, क्योंकि कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, इट्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव करियर। तो कंज्यूमर साइकोलॉजी कहाँ यूज होती है? एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग में। सो इफ यू आर लेट्स से अ मार्केटिंग ग्रेजुएट एंड यू डू कंज्यूमर साइकोलॉजी, यू आर नेक्स्ट लेवल। मतलब आपकी क्रिएटिविटी तो कहाँ पहुंच गई। मतलब
You will make a lot of money and you will be very very successful. So for youngsters, I will say कंपनी के अगर रेवेन्यू के फोरकास्ट की बात करें तो कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट तो कुछ भी फोरकास्ट करा देंगे? नहीं, रेवेन्यू फोरकास्ट नहीं करेंगे, लेकिन रीच फोरकास्ट कर देंगे. सो मतलब कि आप कितने लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाए. आप कंज्यूमर साइकोलॉजी से आप मुझे किसी ऐड का आप बताइए, आपको लगता है कि कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट आपके दिमाग में आए जिसमें कि कंज्यूमर साइकोलॉजी यूज हुई है? मतलब आपको क्या लगता है? मैं आपसे पूछ. ये आपका टॉपिक जो है ना, ये बहुत ही सीधा नहीं है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी फील्ड से नहीं हूँ. बट अगर एड की बात करें, अगर एड की बात करें तो मेरे को एक चीज समझ में आती है. आजकल जो जितने भी हम एड्स देखते हैं, बीट एनी कंपनी, बीट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या बीट इलेक्ट्रॉनिक दिस थिंग, या किसी भी फील्ड की हम एफएमसीजी की बात करें, तो हर एड के साथ ना एक टैगलाइन होती है. Brilliant. और वो टैगलाइन जो होती है वो इतना इम्पैक्ट डाल देती है कि वो सालों साल सबको वो एड याद रह जाती है और उसी से आप रेजोनेट करते हैं. अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बात करूं तो 2003 में इंडिया फाइनल खेला था वर्ल्ड कप का जी, और ब्रिटानिया उसका एक स्पॉन्सर था जी. तो जब भी ब्रिटानिया की हर ओवर के बाद, हर मैच में और पूरे वर्ल्ड कप में ऐड आती थी ना, तो एक वो बड़ी म्यूजिक वाली एक चीज होती थी, टिंग टिंग टिडिंग, ब्रिटानिया का वर्ल्ड कप जाओ. तो वो एक चीज चलती थी. तो तब मैं छोटा होता था, वो आज तक भी जब हमारे घर में ब्रिटानिया कुछ आता है तो मुझे वो बात याद आती है, ब्रिटानिया खाओ वर्ल्ड कप जाओ. आपने एकदम सही पकड़ा. हर कंज्यूमर आज की डेट में इमोशनल सेंसिटिविटी से रिलेट करता हूं. तो अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, यंगस्टर्स के लिए बोल रही हूँ, साइकोलॉजी में जाना है और पैसा कमाना है एकदम बिना सोचे, तो कंज्यूमर साइकोलॉजी इज वेरी गुड, रिलेशनशिप थेरेपी इज वेरी गुड. और कंज्यूमर साइकोलॉजी का मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ. दाग अच्छे हैं, उन्होंने बोला बच्चे को खेलने दो, एड में दिखाया कि खेलने दो, दाग की फिक्र मत करो, उसके लिए सर्फ एक्सेल, उसके लिए तुम बच्चे को खेलने दो, दाग अच्छे हैं. सो इस तरीके की जो चीजें हैं उससे माए सोचिए रिलेट करने लग गई, तो सर्फ एक्सेल की सेल बढ़ गई. तो रेवेन्यू फोरकास्ट नहीं कर सकते, रीच एंड इमोशनल सेंसिटिविटी फोरकास्ट जरूर बता सकते हैं. आई वुड से एडोलेसेंट साइकोलॉजी अगर एक स्पेसिफिक फील्ड है, यंगस्टर्स अगर वो पढ़, 25 साल का अगर एक साइकोलॉजिस्ट है, वो आराम से एक 15 साल के लिए परफेक्ट फिट है. You know, so these kind of fields in psychology are going to go very very hard. They are lucrative, मतलब पैसा बन सकता है इससे. स्कूल्स के अंदर आप बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं. स्कूल में आजकल गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है, जूनियर सेक्शन के लिए, सीनियर सेक्शन के लिए एक काउंसलर होना मैंडेटरी है. फिर साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस होगा एज कंपल्सरी. मैथ्स जैसे कंपल्सरी है ना, इंग्लिश कंपल्सरी है, वैसे ही साइकोलॉजी कंपल्सरी होगा. जैसे कुछ साल पहले आप देखिए एंटरप्रेन्योरशिप तो कंपल्सरी नहीं होता था, या कंपल्सरी तो अभी भी नहीं है, चॉइस भी नहीं होती, अब पूरा सब्जेक्ट है, अवेयरनेस भी नहीं. हाँ, तो अब ये भी होगा. तो इट इज अ वेरी ल्यूक्रेटिव फील्ड. ऑल दीज फील्ड्स दैट आई जस्ट नेम्ड, these niches in psychology are very very good careers to have. And best part जो मैं कहती हूँ, ब्यूटी इंडस्ट्री से आई मैं, बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता था, बाल सफेद तो नहीं हो रहे, वजन तो नहीं बढ़ रहा, उम्र हो गई, ये सारी चीजें साइकोलॉजी में कोई फर्क नहीं. सब जितने सफेद बाल उतने अच्छे, जितनी उम्र उतनी अच्छी, और वजन से भी कोई दिक्कत नहीं. ये पर्क्स है. तो साइकोलॉजी इज अ ग्रेट फील्ड, वेरी प्रॉमिसिंग करियर. तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस प्रोग्राम में आज आए और आपने इतनी सारी बातें बताई, और खास करके ये बताई कि आने वाले समय में बच्चों को क्या स्पेसिफिकली पढ़ना जरूरी है, क्या अपॉर्चुनिटी की तरफ वो बढ़ सकते हैं. तो आप सब व्यूअर्स ने आज शिवानी शर्मा जी के बारे में जाना, क्या क्या टेक्निक्स यूज करती हैं उसके बारे में जाना. आप भी किसी टेक्निक को अगर शिवानी जी के साथ एसोसिएट होकर के समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे. लेकिन एक बात और,
आपका कुछ मानना है, आपका कुछ बताना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने व्यूज एंड न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जर्नीज एंड स्टोरीज हम लेकर के आते रहेंगे सिर्फ आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।